स्क्रूटनी ऑफ नॉमिनेशंस, नामांकन की संवीक्षा। डिस्क्लेमर, यह ट्रेनिंग मटेरियल केवल इलेक्शन ऑफिशियल्स की ट्रेनिंग के लिए है। इसे भारत निर्वाचन आयोग की गाइडलाइन के रूप में मान्य न किया जाए। किसी भी तरह की संशय की स्थिति में भारत निर्वाचन आयोग की गाइडलाइन, रूल्स, रेगुलेशंस को ही मान्य किया जाए। इस एजुकेशन वीडियो को पढ़ने के बाद पार्टिसिपेंट्स स्क्रूटनी ऑफ नॉमिनेशन से संबंधित जानकारी समझ सकेंगे। यह एक कौशी जुडिशियल प्रोसेस है। वह यह भी जान सकेंगे कि स्क्रूटनी के दौरान नोटिस को किस तरह से लिया जाता है और किस तरह से काम किया जाता है, वेन्यू क्या रहेगा, डेट और टाइम क्या रहेगा। वे यह भी जान सकेंगे कि स्क्रूटनी ऑफ नॉमिनेशन से संबंधित लीगल प्रोविजंस क्या हैं, किस तरह के डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ फॉर्मेट्स को यूज करना है, और वह यह भी जान सकेंगे कि स्क्रूटनी के दौरान उन्हें अलग अलग स्थानों से इनपुट्स मिल सकते हैं, लेकिन किसी भी नॉमिनेशन फॉर्म को रिजेक्ट करना या एक्सेप्ट करने की जवाबदारी केवल और केवल रिटर्निंग ऑफिसर की ही है। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1991 के सेक्शन 36 के तहत संवीक्षा का कार्य केवल रिटर्निंग अधिकारी द्वारा ही किया जा सकता है। अपरिहार्य परिस्थितियों एवं बेहद दुर्लभ कारणों के तहत ही रिटर्निंग अधिकारी नामांकन की संवीक्षा हेतु सहायक रिटर्निंग अधिकारी को अधिकृत कर सकते हैं। यदि ऐसा होता है तो रिटर्निंग अधिकारी को ऐसा करने का कारण लेखबद्ध करना होगा। इस बाबत जिला निर्वाचन अधिकारी को भी सूचित करना होगा। कमीशन द्वारा निर्दिष्ट संवीक्षा की तारीख को रिटर्निंग अधिकारी द्वारा नहीं बदला जा सकता। हालांकि रिटर्निंग अधिकारी के पास संवीक्षा का समय और स्थान को परिवर्तित करने का विवेकाधिकार है। संवीक्षा हेतु रिटर्निंग अधिकारी फॉर्म 1 में नोटिस जारी करेंगे। संवीक्षा के संबंध में रिटर्निंग ऑफिसर प्रत्येक कैंडिडेट को भी सूचित करेंगे और सूचना की प्राप्ति लेंगे। पर्सन्स अलाउड इन द रूम: कैंडिडेट, हिज इलेक्शन एजेंट, any one of his proposer, one other person authorized by the candidate, अभ्यर्थी, अभ्यर्थी का निर्वाचन अभिकर्ता, कोई एक प्रस्तावक, अभ्यर्थी द्वारा प्राधिकृत कोई अन्य व्यक्ति। स्क्रूटनी इज अ कौशी जुडिशियल प्रोसेस। नामांकन की संवीक्षा रिटर्निंग ऑफिसर का अर्ध न्यायिक कार्य है, लेकिन यह उसे न्यायालय का दर्जा नहीं देता। नामांकन पद की वैधता या अन्यथा के प्रश्न की जांच एक सारांश जांच है, यानी कि यहाँ पे हमको समरी इंक्वायरी करनी होगी। संवीक्षा के दौरान उपस्थित सभी अधिकृत व्यक्ति समस्त नामांकन फॉर्म और संलग्न दस्तावेजों का निरीक्षण कर सकते हैं। किसी भी व्यक्ति को नामांकन फॉर्म फिजिकल रूप से निरीक्षण हेतु नहीं सौंपा जाएगा। संवीक्षा के दौरान कैंडिडेट या उनके एजेंट की उपस्थिति अनिवार्य नहीं है। भले ही किसी कैंडिडेट की ओर से कोई भी उपस्थित न हो, नॉमिनेशन फॉर्म की गुणवत्ता के आधार पर जांच की जाएगी और उचित निर्णय लिया जाएगा। हाउ टू कंडक्ट स्क्रूटनी। संवीक्षा में अधिक पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए नॉमिनेशंस की स्क्रूटनी की पूरी प्रक्रिया, इसकी वीडियोग्राफी की जाना चाहिए। सभी नॉमिनेशन फॉर्म की एक एक करके समीक्षा की जाएगी और स्वीकार या अस्वीकार करने का निर्णय प्रत्येक नॉमिनेशन फॉर्म पर अलग से दर्ज किया जाएगा। यहां तक कि यदि किसी कैंडिडेट का कोई एक नॉमिनेशन फॉर्म स्वीकार कर लिया जाता है, तब भी उसके शेष नॉमिनेशन फॉर्म की स्क्रूटनी की जाएगी। जहां किसी भी नॉमिनेशन फॉर्म पर कोई आपत्ति या आक्षेप लगाया जाता है, तो रिटर्निंग अधिकारी को आपत्ति को स्वीकार या अस्वीकार करने के निर्णय लेते समय कारणों को भी लेखबद्ध करना होगा। रिटर्निंग अधिकारी स्वप्रेरणा से भी किसी भी नामांकन पर आपत्ति ले सकता है। यदि किसी कैंडिडेट के नॉमिनेशन पर आपत्ति ली गई है, तो उस कैंडिडेट को उसका पक्ष रखने का उचित अवसर दिया जाएगा। संवीक्षक दिनांक से अधिकतम दूसरे दिवस तक ही संवीक्षा को स्थगित किया जा सकता है। इस तरह के मामले में संवीक्षा का कार्य
दूसरे दिवस अधिकतम 11 बजे तक पूर्ण कर लेना चाहिए। यदि किसी भी कैंडिडेट का नॉमिनेशन अस्वीकार कर दिया जाता है तो अस्वीकृति का कारण भी लेखबद्ध किया जाएगा व इस आदेश की एक प्रति कैंडिडेट को प्रदान की जाएगी। प्रिजम्पशन ऑफ वैलिडिटी एक धारणा है कि प्रत्येक नॉमिनेशन फॉर्म तब तक मान्य होता है जब तक कि इसके विपरीत परमदृष्टया स्पष्ट न हो। नॉमिनेशन फॉर्म की वैधता के बारे में संदेह की स्थिति में इस तरह के संदेह का लाभ संबंधित कैंडिडेट को मिलना चाहिए और नॉमिनेशन फॉर्म को वैध माना जाना चाहिए। क्रूशियल डेट फॉर डिटरमाइनिंग द क्वालिफिकेशन अभ्यर्थी की योग्यता या अयोग्यता नामांकन की समीक्षा के लिए निर्धारित तिथि से संबंधित होनी चाहिए। ग्राउंड्स फॉर रिजेक्शन ऑफ नॉमिनेशन पेपर्स नामांकन की समीक्षा के लिए निर्धारित तिथि पर अयोग्य होना, नॉमिनेशन फॉर्म पर कैंडिडेट द्वारा या निर्धारित प्रस्तावकों द्वारा हस्ताक्षर न किया जाना, आवश्यक जमानत राशि यानी कि रिक्विजिट सिक्योरिटी डिपॉजिट जमा न करना, यदि कैंडिडेट किसी अन्य निर्वाचन क्षेत्र का रहने वाला हो तो उस क्षेत्र की उस मतदाता सूची को जमा न किया जाना जिसमें उसका नाम है, यदि रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा नोटिस देने के बाद भी शपथ पत्र जमा न किया गया हो या अधूरा भरा गया हो। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के सेक्शन 33 की आवश्यकताएं पूरी न की। आरपी एक्ट 1951 का सेक्शन 33 कहता है निर्दिष्ट तिथियों पर अभ्यर्थी या उसके प्रस्तावक द्वारा प्रातः 11 बजे से अपराह्न 3 बजे तक नामांकन फॉर्म जमा किया जाएगा। आरक्षित निर्वाचन क्षेत्रों से कैंडिडेट को उसी श्रेणी से होना चाहिए परंतु अन्य शर्तों के अधीन। यदि कोई व्यक्ति जो लाभ के कार्यालय को धारण कर रहा था और उसे बर्खास्त कर दिया गया हो और 5 वर्ष की अवधि व्यतीत न हुई हो तो वह एक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेगा कि उसकी बर्खास्तगी भ्रष्टाचार या राज्य के प्रति निष्ठाहीनता के कारण नहीं हुई, यानी कि करप्शन या डिसलॉयल्टी टू स्टेट के कारण नहीं हुई। अभ्यर्थी या प्रस्तावक के नाम मतदाता सूची में किसी लिपिकीय, तकनीकी या मुद्रण संबंधी त्रुटि के कारण गलत प्रकाशित हो गए हो तो इस तरह की गलती को अनदेखी किया जा सकता है। जब कोई कैंडिडेट दूसरे निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचक होता है तो उस निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची या संबंधित भाग की प्रति या संबंधित प्रविष्टियों की प्रमाणित प्रति अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत की जाएगी। ग्राउंड्स फॉर रिजेक्शन ऑफ नॉमिनेशन पेपर्स एफिडेविट फॉर्म 26 को जमा न किया जाना, रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा नोटिस दिए जाने के बाद भी एफिडेविट प्रस्तुत न करना या कोई कॉलम को खाली छोड़ना, सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थी द्वारा आरक्षित सीट से नामांकन जमा करना, नॉमिनेशन फॉर्म पर कैंडिडेट या उसके प्रस्तावकों की आवश्यक संख्या में हस्ताक्षर न करना, कैंडिडेट द्वारा आवश्यकता अनुसार शपथ या प्रतिज्ञान नहीं किया जाना, जहां कैंडिडेट निर्वाचन क्षेत्र का निर्वाचक नहीं है और उसने ना तो उस निर्वाचक नामावली की प्रति दाखिल की है जिसमें वह पंजीकृत है या उसके संबंधित भाग की या ऐसी मतदाता सूची में उसके नाम से संबंधित प्रासंगिक प्रविष्टियों की प्रमाणित प्रति भी प्रस्तुत नहीं की। यदि कैंडिडेट ने 2 से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों से नामांकन पत्र दाखिल किया है तो तीसरे और चौथे निर्वाचन क्षेत्रों से उसका नॉमिनेशन खारिज कर दिया जाएगा। लेकिन ऐसे मामले में नॉमिनेशन फॉर्म को खारिज करने से पहले रिटर्निंग ऑफिसर को किसी भी संदेह से परे खुद को संतुष्ट करना पड़ेगा। इनसफिशिएंट ग्राउंड फॉर द रिजेक्शन नामांकन फॉर्मों को उन आधार पर अस्वीकार नहीं किया जाएगा जो सारवान प्रकृति के नहीं, लिपिकीय या तकनीकी त्रुटि को अनदेखा किया जाना चाहिए। नामांकन फॉर्म में प्रतीकों के बारे में घोषणा न कर पाना गंभीर प्रकार की त्रुटि नहीं है। निर्वाचन का वर्ष गलत लिख दिया हो तो भी यह गंभीर त्रुटि नहीं है। लोकसभा, विधानसभा का सही नाम या
निर्वाचन क्षेत्र के नाम पर कोई मामूली त्रुटि होना, मतदाता सूची के नंबर के विवरण में त्रुटि होना, प्रत्युत्तरों की पसंद के संबंध, अभ्यर्थी या उसके प्रस्तावक का नाम, आयु या अन्य विवरणों में नामांकन फॉर्म और मतदाता सूची में कुछ अंतर होना, अभ्यर्थी के शपथ पत्र में कोई भी गलत जानकारी वास्तव में साधारण प्रकृति का दोष नहीं है। हालांकि रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा नोटिस के बाद भी शपथ पत्र प्रस्तुत करने में विफलता नामांकन की अस्वीकृति के कारण का महत्वपूर्ण कारण बन सकता है। फॉर्म ए एंड फॉर्म बी किसी मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय या राज्य पार्टी द्वारा खड़ी किए होने का दावा करने वाले कैंडिडेट द्वारा केवल एक निर्वाचक द्वारा प्रस्तावक के रूप में दायर किया गया नामांकन पत्र खारिज कर दिया जाएगा यदि उस पार्टी से फॉर्म ए और फॉर्म बी में नोटिस नियत समय में प्रस्तुत नहीं किया गया। यदि किसी कैंडिडेट ने एक से अधिक लेकिन 4 से अधिक नहीं नामांकन पत्र जमा किया है, एक मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल के कैंडिडेट के रूप में और एक गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल के कैंडिडेट के रूप में या इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के रूप में, और यदि उस कैंडिडेट के लिए मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल का फॉर्म ए और फॉर्म बी दोपहर 3 बजे तक प्राप्त नहीं होता है तो ऐसे नामांकन निरस्त कर दिए जाएंगे और गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल निर्दलीय कैंडिडेट के रूप में वह नामांकन पत्र को स्वीकार किया जाएगा जिसमें 10 मतदाता प्रस्तावक हों और अन्यथा जांच में वैध पाया गया हो। ऐसे मामले में उसे एक गैर मान्यता प्राप्त पार्टी द्वारा खड़ा किया गया उम्मीदवार माना जाएगा यदि नामांकन पत्र की आवश्यकताओं को पूरा किया जाता है और ऐसी पार्टी ने फॉर्म ए और बी में नामांकन करने की अंतिम तिथि पर दोपहर 3 बजे तक नोटिस भेज दिया, अन्यथा उसे एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट माना जाएगा। ऐसी स्थिति में वह नॉमिनेशन फॉर्म जिसे पहले जमा किया गया हो और जिसमें 10 प्रस्तावक हों में वर्णित निर्वाचन चिन्हों पर ही विचार किया जाएगा, चाहे वह नामांकन पत्र संवीक्षा के दौरान स्वीकार किया गया हो या अस्वीकार किया गया हो। यदि किसी कैंडिडेट ने भाग 1 और भाग 2 दोनों के साथ नामांकन पत्र जमा किया है और वह संबंधित राजनीतिक दल से फॉर्म ए और फॉर्म बी लाने में विफल रहता है तो नामांकन पत्र स्वीकार किया जा सकता है यदि भाग 2 ठीक तरह से भरा हुआ है और 10 मतदाता प्रस्तावक हो। ऐसे कैंडिडेट को इंडिपेंडेंट कैंडिडेट माना जाएगा। यदि ये कैंडिडेट जिसने एक गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल द्वारा स्थापित होने का दावा करते हुए कैंडिडेट के रूप में नामांकन पत्र जमा किया है तथा फॉर्म ए और बी लाने में विफल रहता है तो उसका नॉमिनेशन फॉर्म स्वीकार किया जाएगा यदि 10 मतदाता प्रस्तावक हों और उसे एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट माना जाएगा। किसी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल के स्थापन कैंडिडेट का केवल एक प्रस्तावक द्वारा हस्ताक्षरित नामांकन पत्र रद्द कर दिया जाएगा यदि उस मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल के मुख्य अनुमोदित उम्मीदवार का नामांकन पत्र स्वीकार कर लिया जाता है। हालांकि यदि ऐसे स्थापन उम्मीदवार ने 10 प्रस्तावकों के साथ नामांकन पत्र का भाग 2 भी भरा है या 10 प्रस्तावकों के साथ एक और नामांकन पत्र जमा किया है तो कैंडिडेट को इंडिपेंडेंट कैंडिडेट मानते हुए उसके नॉमिनेशन फॉर्म की स्वतंत्र रूप से जांच की जाएगी। इसके अलावा यदि पार्टी के मुख्य अनुमोदित कैंडिडेट का नामांकन पत्र खारिज कर दिया जाता है तो स्थापन कैंडिडेट को पार्टी का कैंडिडेट माना जाएगा बशर्ते कि पार्टी ने अपने स्थापन कैंडिडेट के रूप में उसका नाम पहले ही सूचित कर दिया हो और नॉमिनेशन करने की अंतिम तिथि को अपराह्न 3 बजे से पहले फॉर्म ए और बी जमा कर दिया हो। स्टेट पार्टी राज्य दल जो किसी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र में मान्यता प्राप्त है परंतु रिटर्निंग अधिकारी के राज्य में राजकीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त नहीं है तो उसे गैर मान्यता प्राप्त पार्टी माना जाना चाहिए, भले ही इसे आयोग द्वारा रिटर्निंग अधिकारी के निर्वाचन क्षेत्र में पार्टी का आरक्षित प्रतीक इस्तेमाल करने की अनुमति प्रदान कर दी गई हो।
प्रिपरेशन ऑफ लिस्ट ऑफ वैलिडली नॉमिनेटेड कैंडिडेट्स। समीक्षा के उपरांत रिटर्निंग ऑफिसर को फॉर्म 4 में वैध नामित अभ्यर्थियों की एक सूची तैयार करनी होगी। फॉर्म 4 में नामों को उस क्रम में लिखा जाएगा जिस तरह नामांकित अभ्यर्थियों की सूची तैयार की गई थी। फॉर्म 4 का प्रारूप आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। प्रिपरेशन ऑफ लिस्ट ऑफ वैलिडली नॉमिनेटेड कैंडिडेट्स। मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय और राज्य से संबंधित राजकीय दल, अन्य राज्यों के राजकीय दल जिसमें कि पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल भी शामिल होंगे, स्वतंत्र अभ्यर्थी या इंडिपेंडेंट कैंडिडेट। अभ्यर्थियों का नाम प्रत्येक श्रेणी के लिए अल्फाबेटिकल ऑर्डर में होगा। किसी कैंडिडेट के नाम के साथ कोई सम्मानजनक शैक्षणिक, वंशानुगत, पेशेवर या कोई अन्य उपाधि को जोड़ने पर कोई आपत्ति नहीं है। हालांकि वर्णमाला क्रम में नामों की व्यवस्था में ऐसे शीर्षक पर किसी भी तरह से विचार नहीं किया जाएगा। वैलिडली नॉमिनेटेड कैंडिडेट की सूची विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के लिए आयोग के निर्देश दिनांक 16/9/2008 और संसदीय निर्वाचन के लिए निर्देश दिनांक 16/2/2009 के निर्देश में निर्दिष्ट भाषा में तैयार की जाएगी। मतपत्रों पर श्रेणी शीर्षक नहीं दिखाया जाएगा। फॉलो अप स्टेप्स आफ्टर स्क्रूटनी। वैध नामित कैंडिडेट की सूची की 2 प्रतियां सीईओ को तत्काल ही पोस्ट, फैक्स या ईमेल या विशेष संदेश वाहक द्वारा भेजी जाएगी। अंग्रेजी अनुवाद के साथ सूची की एक प्रति आयोग को भी भेजी जाएगी। वैध रूप से नामांकित कैंडिडेट की सूची रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा उसी दिन तुरंत भेजी जानी चाहिए जिस दिन सभी नॉमिनेशन फॉर्म की स्क्रूटनी पूरी हो जाती है, ताकि यह अभ्यर्थिता वापसी के अंतिम तिथि से पहले आयोग तक पहुंच सके। डूज ड्यूरिंग स्क्रूटनी ऑफ नॉमिनेशन। आयोग को किसी भी स्पष्ट बाहरी प्रभाव के बिना नियमों के तहत फैसलों को लेना चाहिए। किसी विशेष आपत्ति या कमी के समाधान के लिए उचित अवसर और समय प्रदान करें। यदि किसी कैंडिडेट या उनके एजेंट द्वारा विशेष रूप से अनुरोध किया जाता है तो जांच को यानी कि स्क्रूटनी को स्थगित करके आपत्ति का उत्तर देने के लिए समय दिया जाना चाहिए। स्क्रूटनी शुरू करने से पहले निर्वाचन आयोग के कानूनी प्रभाग के माध्यम से सभी संदेहों को स्पष्ट कर लें। संदेह की स्थिति में कैंडिडेट को संदेह का लाभ प्रदान करें। डोंट्स ड्यूरिंग स्क्रूटनी ऑफ नॉमिनेशंस। किसी भी परिस्थिति में स्क्रूटनी के दौरान रिटर्निंग ऑफिसर को टेलीफोन पर परामर्श नहीं लेना चाहिए। कैंडिडेट या उनके एजेंट को उचित अवसर देना चाहिए। नामांकन को गलत तरीके से अस्वीकार नहीं करना चाहिए। किसी भी कैंडिडेट के लिए कोई विशेष व्यवहार नहीं करना चाहिए। रिस्क इन रिगार्ड टू रिजेक्शन ऑफ द एक्सेप्टेंस ड्यूरिंग द स्क्रूटनी। कानूनी प्रावधानों, आयोग के दिशा निर्देशों की समझ की कमी ने अतीत में ऐसी स्थितियां पैदा की हैं जहां विभिन्न रिटर्निंग ऑफिसर ने नॉमिनेशन फॉर्म को एक्सेप्ट या रिजेक्ट करने में समान तथ्यों और परिस्थितियों में परस्पर विरोधाभासी रुख अपनाया है। इसलिए प्रत्येक रिटर्निंग ऑफिसर को आयोग के दिशा निर्देशों के साथ एक्सेप्टेंस या रिजेक्शन को बहुत अच्छे से पढ़ना चाहिए। एफएक्यूज को पढ़ें, डोंट्स एंड डूज को पढ़ें, जुडिशियल प्रेसिडेंट्स को पढ़ें। इस एजुकेशन वीडियो में हमने स्क्रूटनी ऑफ नॉमिनेशंस को समझा। यदि आपके कोई डाउट या क्लैरिफिकेशन है तो आप स्क्रीन पर दिख रहे मेरे के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं। रूल्स एंड रेगुलेशन के दूसरे वीडियो देखने के लिए स्क्रीन पर दिख रही वेबसाइट पर विजिट करें। थैंक यू, धन्यवाद।